सबसे पहले अभिषेक आप ये बताएं, जो बातें तेजस्वी ने कही एक सिरे से ऐसी लगती है कि हवा का मीठा झोंका आएगा और सबको पावन कर जाएगा। रोजगार सृजन की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो सभी पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दावे के बाद जो उस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने कुछ इन बातों को लेकर कुछ कहा भी? वो तो यही कह रहे हैं कि वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोल जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन 17 बिंदु जो कि तेजस्वी ने पैदा किए हैं, बताए हैं, उनका कोई जवाब भी है? सरकार के पास क्या जवाब है इन 17 सवालों का? रोजगार का मुद्दा लेकर तेजस्वी यादव जी ने कोशिश जरूर की है जनता को दिग्भ्रमित करने की, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव जी को पता नहीं किसने यह बात बताई या किसने यह सुझाव दिया। उन्होंने कह दिया कि हम अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां दे देंगे। एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब तेजस्वी यादव के माता और पिताजी आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी की सरकार थी 1990 से लेकर 2005 तक, उस वक्त बीच के समय में झारखंड भी बिहार का पार्ट हुआ करता था और उस वक्त बिहार ज्यादा समृद्ध था। कोल माइंस थी बिहार के पास और भी सारी चीजें थी। तो उतने लंबे अंतराल में जब बिहार और झारखंड दोनों एक था, तब इनकी तरफ से मात्र 95,000 सरकारी नौकरियां दी गई। और 2005 में जब बिहार नीतीश कुमार जी को मिला और झारखंड बिहार का पार्ट नहीं था, इन 15 वर्षों में 6 लाख से ज्यादा नौकरियां बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दी हैं और प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो जब आपकी सरकार थी, आपके पिता एक बहुत बड़े चेहरे रहे बिहार के, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रही, आपको जब मौका मिला तो आपने 95,000 दिया और हमने आपसे 7 गुना ज्यादा इसी 15 वर्षों में दे दिया है। और अब आप दावा कर रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख देंगे। तेजस्वी की उम्र पर बात कर लेते हैं। अभिषेक ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है और तेजस्वी की उम्र क्या है? देखिए, मेरी उम्र 27 साल है और तेजस्वी यादव जी की उम्र मुझे लगता है कि 30 साल के लगभग होगी। अभी जो उन्होंने हलफनामा दायर किया 30 से 31 साल के। ठीक है, 3 सालों का फर्क है यहां पर जी। लेकिन इन 3 सालों के फर्क को, उस 15 साल के फर्क को कैसे समझा जाए, कैसे इसे बांटेंगे? क्योंकि आपके सामने युवाओं की टोली है, पूरे युवा हैं, वे भी लोग हैं जो कि टेक्निकली तौर पर काफी मजबूत हैं, वे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वे भी लोग हैं जो अनट्रेंड हैं, वे भी लोग हैं जो अंगूठा छाप हैं। क्या संदेश जाएगा? देखिए, जो प्रचार हो रहा है, जो प्रचार तेजस्वी यादव की तरफ से हो रहा है, कैसे एक सिरे से हम कहेंगे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? उससे बहुत बड़ा तो हमने बहाई है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य मैं स्पष्ट कर दूं उस बात को कि जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है बिहार का या बिहार के बाहर का भी, वो भी आश्चर्यचकित है। बिहार का जो कुल बजट है वो लगभग 2,11,000 करोड़ है वर्तमान वित्तीय वर्ष का। और आप ये समझिए कि अगर 10 लाख नौकरियां हमें अतिरिक्त देनी है तो उन 10 लाख नौकरियों को देने में सरकार के खजाने से लगभग 1 लाख करोड़ खर्च होगा। अब ये समझिए कि नई नौकरियां देने में आप वर्तमान बजट का 50% देने को तैयार हैं। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन आप कहां से कर लेंगे? अभिषेक कुछ कह रहे हैं। जैसे मैं प्रश्न पूछ रहा था, राजेश राठौड़ जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनसे ये पूछ रहा था कि क्या उन लोगों को यह भी जानकारी है ठीक से कि कितने पद उनके हिसाब से रिक्त हैं और अन्य जितने पदों पर वह बहाली करने जा रहे हैं उसका क्या रोड मैप है उनके पास? है क्या ना कि तेजस्वी यादव जी ने एक शिगुफा छोड़ दिया। अब कांग्रेस तो बिहार में पिछलग्गू है, आरजेडी की नीतीश कुमार पिछलग्गू पार्टी है, कभी काम किया, आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, आधार है, न नेता है, न विजन है, कुछ है ही नहीं। तो वो क्या करेंगे? एक सिंपल सा सवाल है, जरा पूछिए कि नौकरी का आंकड़ा इनके हिसाब से कितने रिक्त पद है? विवेक जी जरा पूछिए ना, हो जाएगा। आप आगे भी बात करते हैं, जरा पूछिए। देखिए, हर क्षेत्र में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार आई है निश्चित रूप से विकास हुआ है, हम सब लोगों ने देखा है। अभी जिस विषय की चर्चा कर रहे थे, आईटी हब की चर्चा आप कर रहे थे, आपने देखा कि रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने टीसीएस के एक सेंटर का भी उद्घाटन किया है बिहार में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो बनना है बिहार में वह भी प्रस्तावित है। आप ये समझिए कि एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उनमें विकास जो हुआ है या ग्रोथ जो हुआ है बिहार में वो 15% का है। देश का जो एवरेज है उससे भी ज्यादा है। जहां तक बात है, सवाल तो अभिषेक ये है कि इंडस्ट्री आ क्यों नहीं रही है? देखिए, बिहार की जमीन इतनी उर्वरा शक्ति से समृद्ध है, इंडस्ट्री आ क्यों नहीं रही है? जैसे आप मुझे अगर एक मिनट का समय देंगे तो डाटा मेरे पास है, उस डाटा के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आने वाले समय में कितनी इंडस्ट्रीज और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बिहार की सरकार का आपके बगल में जो कांग्रेस लीडर बैठे हैं,
उनका तो सवाल यही होगा कि इन 15 सालों में क्या हुआ वो बताइए आप, इस खाके में मैं इसका जवाब देता हूं, एकदम सिलसिलेवार ढंग से इसका जवाब देता हूं। जब हमारे सरकार से पहले की जो सरकार थी, जब बिहार में इतने जो भी चीनी मिले थी या बहुत सारे उद्योगपति थे, जो भी लोग अपना छोटा बड़ा उद्योग यहां पर करते थे, जिस तरह का रवैया इन लोगों का रहा था, यहां पर अपहरण उद्योग, यहां पर फिरौती, रंगदारी, इस तरह का वातावरण जब बना तो बहुत सारे लोग चले गए। आपने देखा कि जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं गुजर रहा था फ्रेजर रोड से और मैं पूछ रहा था, उन्होंने चर्चा की बहुत सारे बिजनेसमैन की, ये कहां है, ये कहां है, ये कहां है। उत्तर यही मिला कि ये लोग चले गए थे और ये लोग इतने प्रताड़ित हुए थे कि बिहार में ये लोग बिजनेस नहीं। किसने किया प्रताड़ित? अब ये समझिए कि देखिए, अब ये समझने की जरूरत है कि बिहार में पहले हमने मार दो सड़कों का जाल फैलाया हमने। विवेक जी प्लीज मुझे मुझे बता दीजिए। मार दो तरीके की, एक लाठी डंडे वाली और एक बिना आवाज वाली। मार तो दोनों ने ही मारा। आप ये बताइए कि जेपी नड्डा साहब आए, वो अच्छी बात है, वो कुछ ढूंढ रहे थे, ये और अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छा दिखा क्या उन्हें? चीनी मिल दिखा कहीं भी? मैं वही बात, आप मेरी बात को कंप्लीट छोटा में बोलिए, क्योंकि अभी सबसे पहले उद्योग लगाने के लिए बिहार में सड़कों का जाल नहीं था। हमारी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। अरे आपको किसी घर में अगर शिफ्ट होना है, आपको टूटा फूटा घर मिला हुआ है जिसमें ना खिड़की है ना दरवाजा है, तो पहले तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे ना। और उसकी व्यवस्था जब सुचारू ढंग से हो पाए, 95,000 किलोमीटर हमने सड़कें बनाई, 6,000 किलोमीटर हमने पुल पुलिया बनाया, हर घर तक बिजली पहुंचाया, रोड्स का नेटवर्क। सवाल तो यही है, उसके बाद तो हो पाएगा ना। सवाल तो अभिषेक जी देखा है कि कुछ समय पहले भी अभिषेक जी सवाल यही है, सवाल यही इसलिए है क्योंकि जब यही सवाल लेके अशोक चौधरी जी के पास हम लोग गए, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 18-19 में तो हमारा विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ है, अगली बार आएंगे तो काम कर देंगे। तो 15 साल और आज आगे चाह रहे हैं 5 साल, लेकिन इसकी गारंटी भी नहीं है कि उद्योग धंधे आएंगे। आप बोलिए ना कि पुणे, नहीं, हैदराबाद, आप सुनिए, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग जा रहे हैं। आप हर सेक्टर की बात कीजिए। आपने कहा कि जिनके हाथ में हुनर है, अब जो हीरे पर काम कर रहा है, जो कपड़ा का व्यवसाय लगा हुआ उसका कामगार है, सभी तो ट्रेंड ही आए ना, सभी लोग तो ट्रेंड आए। उन हाथों को क्या रोजगार दिया आपने? आप भारत एक डेवलपिंग नेशन है और अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, क्या आप दोनों कंपेयर कर सकते हैं? आपने जिन भी प्रदेशों का नाम लिया या जिन भी शहरों का नाम लिया, आप बताइए कि हमें कैसी विरासत मिली थी, हमें कैसी विरासत मिली थी? विवेक जी, मैं आपसे अगर पूछूं या किसी दादाजी पढ़े लिखे नहीं, आज आपकी संपत्ति कितनी थी? मेरे दादाजी वही बताने की कोशिश मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। और बहुत सारे लोगों के दादा या पिताजी पहले से जज होंगे, पहले से इंजीनियर डॉक्टर रहे होंगे। मत बात कीजिए उस पर, परवरिश वैसी ही होती है। एक सेकंड के लिए छोड़ सकते हैं कि आपको क्या मिला। रिक्शे वाला का बेटा हमें जो मिला, देखिए हमें जो मिला और हमने 15 वर्षों में जो काम किया, हम अपने 15 वर्षों के काम के बारे में आपको बता रहे हैं। उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे? स्पष्ट किया है। नहीं ठीक है, ये सवाल इसका उत्तर होना चाहिए। उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे? मैं उसी का जवाब आपको दे रहा हूं कि जैसे मैंने स्पष्ट किया कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, विद्युतीकरण का काम हुआ, हमने पानी पहुंचाया। ये सारी चीजें जब आ जाएंगी तब तो घर रहने लायक होगा। अभी तक नहीं आई। मेहमान को लाकर अगर घर में शिफ्ट करना है तो सबसे पहले आप घर को बनाएंगे तो अच्छा। अभी तक नहीं आई। घर को बना दिया है, MOU साइन हो गया है। और आप देखिए कि कैसे अभी बात कर रहे थे हम, अभी तक नहीं हुआ कुछ भी की। नहीं, मैं आप कहेंगे तो मैं डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर, डेटा पे बात मत कीजिए। डाटा लेकर आया हूं, डेटा पर बात मत कीजिए। फिर मैं अपने गांव चला जाऊंगा। बात अगर हम करते हैं, मैं अपने गांव चला जाऊंगा, स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे। अभिषेक, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। प्रेम रंजन जी पटेल जी जानते हैं, मैं अपने गांव चला जाऊंगा, मैं बाढ़ चला जाऊंगा, मोकामा के टाल में चला जाऊंगा। वहां से समय पर पानी नहीं आता, समय पर पानी नहीं निकलता। देश का सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन की खेती आप ही के इलाके में होती है। लेकिन क्या होता है, वहां के किसान सभी कलकत्ता में धो रहे हैं, सामान धो रहे हैं, का काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे जानकारी है। तो प्रेम रंजन जी, यही तो सवाल है। जानकारी होने के बावजूद भी हम यही तो पूछ रहे हैं कि हमारे किसान मजदूर क्यों बन गए? नहीं, आप किसान मजदूर आप कैसे कह सकते हैं कि बंद है? विवेक जी, मैंने डाटा आपके सामने स्पष्ट रखा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बिहार में ग्रोथ 15% है, देश के भी एवरेज से ज्यादा है। जब इस तरह का ग्रोथ हम कर रहे हैं, आप कोरोना पीरियड से पहले की बात करिए, ये सारा डाटा मैं उस पीरियड से पहले का दे रहा हूं आपको, जब उस फील्ड में, जिस फील्ड की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें विकास है इतना। कितने लोग लौटे? इतनी सारी इंडस्ट्रीज के साथ हमारे सरकार मुझे बताएंगे कितने लोग लौटे और कितने स्किल्ड लेबर्स को आपने रख लिया अपने पास कि अगर हमारे यहां ये काम करेंगे तो और बेहतर काम होगा? देखिए,
जब हमारे जितने भी प्रवासी भाई थे, प्रवासी मैं शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, असल में जितने भी हमारे भाई थे जो लोग वापस बिहार लौट के चले आए थे इस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में, उसमें मुख्यमंत्री जी ने पहले ही उन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग यहां रोजगार ले सकते हैं और यहां आपके रोजगार की व्यवस्था होगी, और इसमें से अधिकांश लोग रुके हैं। अब आप एग्जैक्ट डाटा कैलकुलेशन की अगर बात करेंगे, क्या रोजगार मिला, प्रतिशत लोग रुक गए, क्या रोजगार मिला? देखिए, जो भी लोग जहां भी स्किल्ड थे और जिन भी लोगों ने इच्छा जाहिर की कि यहां पर उन्हें रहना है, चाहे जिला स्तर का काम हो या प्रदेश स्तर का काम, अभिषेक रहने सब लोगों को वहां लगाया गया है। अभिषेक रहने ही आए थे वो लोग, अपने घर में काम के लिए ही आए थे। मैं स्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूं। देखिए, इस बात को इस तरह से सूरत की बात कर रहा हूं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, मैं कटक की बात कर रहा हूं, मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूं, सभी लोग आए थे। एक छोटा सा सवाल, लोग अपने क्या दिया आपने उन्हें? अपने घर वापस और कितने लोग लौट गए? लाख में आए थे, क्या लाख में लौट गए? क्या उनको आपने मनरेगा से जोड़ा? वही काम था। देखिए, मामला यह है कि कितने लोग आए थे इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा, मतलब कितने स्किल्ड लोग थे उसमें, और बहुत सारे लोग स्किल्ड लिस्ट तो आप बना रहे थे, मजदूरी का काम करते थे। ये हर एक स्टेट में हो रहा था। जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनकी अलग खाका है, जो अनस्किल्ड थे उनका अलग खाका है, उनको मनरेगा से जोड़ना था। लेकिन क्या आपने इस शक्ति को संजोने में सफलता पाई? सीधा यह सवाल रोजगार से जुड़ा हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस बात को स्पष्ट किया था कि जितने भी भाई हमारे बाहर से आए हैं उनके लिए हम यहां रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच कुछ लोग जब वापस लौट गए, जो जहां काम कर रहे थे उनका सेटअप उस तरह से था, उनके वहां लोग थे या उनका वहां मन रम चुका। रवि उपाध्याय जी के पास जाएंगे, रवि उपाध्याय जी बाहर चले जाए, रवि उपाध्याय जी हम उन्हें रोक तो नहीं सकते हैं। विवेक जी, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं भागलपुर से अजीत शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए दोबारा से शराबबंदी को हम रोक देंगे, हटा देंगे हम शराबबंदी को। हाँ, ये मानसिकता इनकी हो सकती है कि पैसा थोड़ा लाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराबबंदी जैसे अभूतपूर्व कदम को ये साइड करने को तैयार है। इनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं। और इच्छा शक्ति की बात ये लोग करते हैं जिनकी इच्छा शक्ति आज तक इतनी नहीं जग पाई कि बिहार में ये आरजेडी के पिछलग्गू बनना छोड़ दें। राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरने वाले लोग आरजेडी के पिछलग्गू बनकर बिहार में, अरे आपने देखा, अरे क्यों नीतीश कुमार जी को आपने 2015 में नेता बना? अरे 4 की संख्या से आप 27 की संख्या तक चले गए नीतीश कुमार। चलिए, बहस बिहार की बहस चलती रहेगी।